मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। आप लोग सोच रहे होंगे अभी क्या चल रहा था। तो आज हमारा समझ लीजिए ओरल टाइप से हमने कुछ रखा था द्रव्य संग्रही क्लास में। तो सबको विषय दिए थे 5-7 दिन पहले। तो एक एक टॉपिक पे सब लोग बोल रहे थे। तो ऐसा आप लोगों को भी दे दूं मैं कभी। अपन ने जो विषय पढ़े हैं ओरल भी अपने को बोलना आए। एग्जाम तो अपन लेते हैं उसमें सब कुछ नहीं पूछ पाते हैं। तो करेंगे अपन एक दिन ऐसा। अभी अपनी बात चल रही है चौथे अध्याय के संबंध में, तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय के संबंध में। और उसमें ज्योतिष लोक का वर्णन अपना चल रहा है। ज्योतिष लोक के वर्णन में हमने देखा है कि जो ज्योतिष देव हैं वो 5 प्रकार के हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ऐसे 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं। जैसे ज्योतिष देवों के संबंध में आपको इतना तो कम से कम समझ में आना चाहिए, इतनी बात तो आपको ख्याल में आए अपन ने जो पढ़ा है। बाकी और बहुत सारी चीजें नहीं भी याद रहे, लेकिन ये 5 प्रकार के हैं। और कहाँ से लेके कहाँ तक ज्योतिष लोक है। मध्य लोक में जमीन से लेके कितनी ऊंचाई से लेके कितनी ऊंचाई तक ज्योतिष देवों के विमान हैं। और सबसे नीचे क्या है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, वो जो क्रम अपनी बुक में भी दिया है वो वाली बात। इसके अलावा सूर्य और चंद्र का जो गमन है, सूर्य का गमन और चंद्र का गमन वो वीथियों में होता है। तो सूर्य के गमन की कितनी वीथियां हैं, चंद्रमा के गमन की कितनी वीथियां हैं, जम्बू द्वीप में कितना एरिया सूर्य के लिए है गमन के लिए, सूर्य और चंद्रमा के लिए, और लवण समुद्र में कितना एरिया है। तो जम्बू द्वीप में 180 योजन, बाउंड्री वॉल से 180 योजन अंदर चलने पर वो पहली वीथी है, वहां से सूर्य का गमन स्टार्ट है। और वो गमन करते करते आउटर में जाता है, लवण समुद्र तक भी जाता है। जम्बू द्वीप का सूर्य परिक्रमा लगाते लगाते लवण समुद्र तक भी जाता है। लवण समुद्र में 330 योजन वो अंदर की तरफ जाता है। और फिर इसके बाद में हमने देखा कि उसमें कितने किरणें होती हैं, सूर्य में कितनी किरणें हैं, चंद्र में कितनी किरणें हैं। और इनके विमानों को अभियोग्य जाति के देव वो निरंतर खींचते रहते हैं, चलाते रहते हैं। जितने भी ज्योतिष देव हैं उनके विमानों को अभियोग्य जाति के देव चलाते रहते हैं। अब कल के अपने कुछ प्रश्न रहे थे, जो बातें थी। एक तो जो बात थी कि जो ये ज्योतिष देव हैं, ये इनकी जो वीथियों 4 क्षेत्र की बात थी। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअल में क्या है कि किताबों में जो आचार्यों के द्वारा शास्त्र लिखे गए हैं उसमें थ्योरी मिलती है। अब जो थोड़े बहुत डायग्राम भी ज्यादा मिलते नहीं है, और जो डायग्राम है वो कल्पना से ही विद्वानों के द्वारा बनाए गए हैं। एक आधी डायग्राम है, उसके आधार पे अपन बात करेंगे। फिर जो भी कुछ विषय अपने को अस्पष्ट रहा होगा तो वो कुछ दिनों बाद में, मैंने आपको बताया था विक्रांत जी हैं पंडित जी, वो उसका बना रहे हैं 3D। तो वो जब बना लेंगे तो और कुछ अपन उसके माध्यम से उनको भी यहाँ इन्वाइट करके फिर समझ लेंगे। अभी जितना अपने से हो सकेगा उतना अपन देखेंगे। बोलिए रजनी जी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि चंद्रमा का भी परिवार होता है क्या? जैसे अभियोग जाति के देव हुए, तो क्या और भी कोई देव है चंद्रमा के परिवार में, या चंद्र अकेला है, क्या है?
ये जो हमने पढ़ा था ना 10 प्रकार के, इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक। ज्योतिष देवों के लिए प्रकार नहीं पढ़ा। ज्योतिष देवों के 8 हैं इनमें से। अच्छा। त्रयस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर, ज्योतिष कहा, ये सूत्र था। तो ज्योतिष देवों के त्रयस्त्रिंश और लोकपाल नहीं है। इसके अलावा ज्योतिष देवों में इंद्र है, और बाकी जो ये सारे हैं वो इंद्र का परिवार कहलाएगा। इंद्र है और इंद्र के साथ में ही प्रतीन्द्र है, वो उसका परिवार नहीं। प्रतीन्द्र माना है ना वहाँ पे। हाँ। तो सूर्य का अलग परिवार होगा या क्या? सूर्य अलग ज्योतिष हाँ है तो? हाँ, देखिए जो चंद्रमा है उसके परिवार में 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनीक और प्रकीर्णक, ऐसा ये चंद्रमा के परिवार में। इंद्र कौन सा है? इंद्र तो वो खुद ही है। तो वो जो प्रतीन्द्र है ना सूर्य, ये जो 10 प्रकार के नाम दिए उसमें प्रतीन्द्र अलग से नाम नहीं दिया, तो इंद्र और प्रतीन्द्र उसी में इंक्लूडेड है। तो जो इंद्र खुद है उसके परिवार में प्रतीन्द्र को प्लस करेंगे तो वो 8 बन जाएंगे। तो चंद्रमा के परिवार में 8 प्रकार के देव हैं, और सूर्य के प्रकार में, क्योंकि सूर्य प्रतीन्द्र है तो उसके परिवार, अब उसके लिए इंद्र अलग से नहीं गिनेंगे, तो सूर्य के परिवार में 7 प्रकार के देव रहेंगे, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, प्रकीर्णक, इस तरह से। तो ये इनके परिवार में होते हैं। इसके अलावा जो फिर और नीचे वाले हैं, सामानिक हैं या पारिषद हैं, तो उनमें उनके योग्य परिवार तो सबका होता है। परिवार का मतलब है उनके साथ में जो रह रहे हैं। तो चंद्रमा का परिवार सबसे बड़ा है। सूर्य के परिवार में एक समझ लीजिए इंद्र कम करके उतना परिवार है, और बाकी जो भी हैं उनमें यथा योग्य उनके साथ वाले जो भी देव रहते हैं। जैसे अपन ने एक और पढ़ा था, ये श्री, री, धृति आदि देवियां हैं, वो अपने परिवार के साथ वहां रहती हैं कमलों पर, पद्म आदि सरोवरों में श्री, री, धृति देवियां जो रहती हैं, तो वो अपने परिवार, परिवार का मतलब है जो भी कुछ, यद्यपि वहां ऐसा परिवार नहीं होता है देवगति में कि माता पिता हैं, कि भाई बंधु हैं, भाई बहन है, कोई ऐसा परिवार नहीं होता, फिर भी एक थोड़ा सा ग्रुप होता है। जैसे एक आजकल समझ लीजिए ये सोसाइटी है या कोई अपनी बिल्डिंग है, फ्लैट्स हैं जिसमें, तो वो एक फ्लैट वाले, यद्यपि वो कोई रिश्तेदार नहीं होंगे सारे, लेकिन फिर भी एक परिवार, या फिर एक मंजिल पे 4 फ्लैट हैं तो वो आपस में मिलजुल के ऐसा रहते हैं। तो वो इस तरह का उनमें परिवार की कौन किसके साथ है, तो देवियां तो उनकी हैं ही हैं। इसके अलावा किसकी सेवा में कौन से अभियोग्य जाति के रहेंगे, या कौन सी उसके सफाई कर्मचारी रहेंगे या वाहन बनने वाले रहेंगे, तो वो सबके निश्चित हैं, तो वो उनके परिवार देव कहे जाते हैं। जैसे अपन जैसे रहते हैं तो अपने साथ भी घर में एक तो मास्टर होते हैं, मुखिया होते हैं, फिर उन समझ लीजिए उन बड़े हैं, दादाजी हैं, फिर उनके बच्चे हैं, फिर बहुए हैं, फिर एक आध हेल्पर होते हैं, और हेल्पर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, 2-3 तरह के काम हैं तो 2-3 तरह के काम करने वाले हैं। तो ये सब ऐसा जैसे रहते हैं उसी तरह से वहां पर भी वो रहते हैं। अभी चंद्रमा का विमान अलग है, सूर्य का विमान अलग है, सबके विमान अपने अपने अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा ज्योतिष लोक के अंतर्गत ही है। तारों के विमान अलग है, ग्रहों के विमान अलग है, लेकिन उनमें जो राजा है वो इंद्र ही, वो चंद्रमा ही है। जो उनका कहें जो सबसे बड़ा है वो चंद्रमा ही है। चंद्रमा का ही आज्ञा कहें वो सबके ऊपर चलती है। बाकी सबके अपने अलग अलग विमान है, ग्रहों के अपने अलग विमान है, ताराओं के अपने अलग विमान है। तो वो एक एक विमान में एक एक को हेड जरूर है, वो जो भी तारा वहां का, उसमें सबसे बड़ा कुछ पोस्ट वाला देव वहां जो भी होगा। जैसे प्रधानमंत्री है देश का राजा, फिर अलग अलग स्टेट्स में बना दिए मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री भी एक राज्य में समझ लीजिए 15-17 शहर हैं, तो वो सारे शहरों में तो एक साथ रह नहीं सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर वो कलेक्टर बनाते हैं अलग अलग। फिर एक शहर इतना बड़ा है तो उसमें और छोटा मेयर वगैरह करते हैं, जैसे शॉर्ट शॉर्ट करते जाते हैं उसी हिसाब से वहां पर भी है कि सबसे बड़ा एक चंद्र है वो प्रधानमंत्री के जैसा, फिर उसके सबऑर्डिनेट्स और होंगे, फिर उसके सबऑर्डिनेट्स और होंगे। तो इस तरह से वो परिवार कहा जाता है कि कौन किसके अधीन है, तो एक के नीचे एक इस तरह के वो परिवार कहे जाते हैं। अपन अभी लास्ट में करेंगे कुछ, बस केवल चंद्रमा और सूर्य की कितनी कितनी देवियां होती हैं, थोड़ी सी उसकी चर्चा अपन लास्ट में करेंगे। अभी ये जरा अपना ये गमन वाला प्रकरण हो जाए पूरा।
तो ये जो मैं आपको ये चित्र बता रही थी, देखिए जैसे ये जम्बू द्वीप है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये जम्बू द्वीप है, फिर ये लवण समुद्र है, दिखाई दे रहा है, फिर ये धातकी खंड है, धातकी खंड को बढ़ा लेते हैं, ये धातकी खंड है, और ये कालोदरी समुद्र है। इतना ही अभी अपन बना रहे हैं, पुष्कर नहीं बना पाएंगे। तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं। तो 2 सूर्य कैसे रहते हैं कि एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, ऐसे आमने सामने, ठीक है। अभी लवण समुद्र में कितने हैं? लवण समुद्र में 4 हैं। तो वो कैसे रहेंगे कि ये 2 इधर और 2 इधर, इस तरह से। धातकी खंड में कितने हैं? धातकी खंड में कितने हैं? उंगलियां दिखा दीजिए आप। 10 और 2 बढ़िया, 12 है। तो धातकी खंड में 12 है। तो कैसे रहेंगे कि 6 इधर और 6 इधर, ऐसे। फिर आगे कालोदरी समुद्र में कितने हैं? कालोदरी समुद्र में कितने हैं? 42। तो 21 इधर 21 उधर। फिर पुष्करार्ध में 72 हैं, तो आधे इधर आधे उधर, ऐसे 36 करके, इस तरह से ये इनकी वो है। अब जो कल हमने देखा था कि उनका संचार क्षेत्र एक ही है, 2 सूर्य का, 2 सूर्य के बीच में 4 क्षेत्र एक ही है। तो जैसे जम्बू द्वीप में तो ये एक, ये इनका 4 क्षेत्र, ये इनकी वीथी है, तो ये 2 सूर्य के बीच में एक हो गई। अभी लवण समुद्र में भी ये जो 2 हैं, ये इनके लिए एक वीथी, फिर ये 2 हैं, इनके लिए ये दूसरी वीथी। इस तरह से ये यानी इनका संचार क्षेत्र 2, कल हमने देखा था कितने कितने इनके संचार क्षेत्र दुगने करने हैं, वीथियां भी उस हिसाब से मल्टीप्लाई अपने को करनी है। तो जम्बू द्वीप में एक संचार क्षेत्र है, 2 सूर्य के बीच में एक संचार क्षेत्र है, और लवण समुद्र में 4 सूर्य हैं, तो उनके बीच में जो उनका संचार वर्ड बोल रही हूं मैं चला के, वैसे 4 क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन हमको क्लियर रहे इसलिए। तो लवण समुद्र में 2 संचार क्षेत्र हैं, ठीक है। अब ये धातकी खंड में कितने हैं? ये धातकी खंड में 6 संचार क्षेत्र हैं, 12 है सूर्य चंद्र, तो 12 में 2 के बीच में 1 है, तो उसका आधा करेंगे, तो ये 6 संचार क्षेत्र हैं। अभी इसको थोड़ा सा बड़ा करके अपन देखते हैं। अभी मतलब मैं अपने अंदाज से बता रही हूँ, इसमें अगर कुछ चेंज भी हो सकता है बाद में, जो इसमें लिखा है, क्योंकि पिक्चर नहीं मिलती, चित्र नहीं मिलता है, उसमें ऐसा लिखा है कि जम्बू द्वीप में जितने भी ज्योतिष देव हैं वो मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, और धातकी खंड और पुष्करार्ध में आधे ज्योतिष देव मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। तो ये जैसे धातकी खंड है अपना, ये ईश्वाकार पर रचना तो ध्यान है आप लोगों को, धातकी खंड की रचना। धातकी खंड में ईश्वाकार पर्वत आएगा बीच में, और मेरु पर्वत यहाँ बीच में है। बोलिए प्रेमलता जी। चंद्रमा का बता रहे हैं, सूर्य का बता रहे हैं, आप सूर्य बोल रहे हैं। दोनों एक ही है, वो तो संख्याएं दोनों की एक ही, संचार क्षेत्र दोनों का उतना ही है, 510 योजन का ही है दोनों का ही। वीथियों की संख्या में फर्क पड़ेगा तो वो अपन समझ लें, बाकी संख्याएं दोनों की सेम ही है ना। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं, चंद्रमा भी 2 ही है। लवण समुद्र में 4 सूर्य हैं, चंद्रमा भी 4 हैं, तो वो सिमिलर है। और संचार क्षेत्र का जो एरिया है वो भी सिमिलर है, इसलिए जो चीज सेम है वो सेम समझ लेना, और गलियों की संख्या, वीथियों की संख्या चेंज है तो वो चेंज समझ लेना, ऐसा। तो यहाँ लिखा है कि जम्बू द्वीप में सब ज्योतिष देव तो मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। जम्बू द्वीप में ये मेरु है और इसके राउंड राउंड ऐसा प्रदक्षिणा करते हैं, पर धातकी खंड और पुष्करार्ध में आधे ज्योतिष देव मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। अभी धातकी खंड में किस टाइप से बनेगा
क्योंकि यहाँ बीच में है जैसे विजय मेरू और अचल मेरू, तो वो किस टाइप से करेंगे, अगर ऐसे ऐसे ही खाली घूमेंगे तो इधर के एरिया में किस तरह से पहुंचेगा, ये अभी मैं आप तर्क रख रही हूँ। इसका फाइनल अपन जो भी होगा मैं पता करके या अपने जो भी अपने को निर्णय मिलेगा वो देखेंगे। क्योंकि अगर इसकी खाली यहाँ गोलाकार घूमेंगे तो इधर जो ऐरावत क्षेत्र और भरत क्षेत्र है वहां तक किस तरह से पहुंचेगा। और इन्होंने जो ये दिया है कि एक ही लाइन में ये इस तरह से 6 रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनकी परिक्रमा का पथ ऐसा ऐसा 6 बने, ये 6 लाइनें इस तरह से। तो जहां तक मुझे इसको पढ़ने में समझ में आया है कि वो यहाँ से यहाँ तक एक इस तरह से प्रदक्षिणा करते हैं और यहाँ से यहाँ तक वाले इस तरह से करते हैं, इस तरह से उनको करना चाहिए। फिर भी वो जो हो अपन और यथायोग्य देख लेंगे, क्योंकि जिनवाणी में या जो शास्त्र में जो लिखा है उसकी लैंग्वेज से इतना समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से प्रदक्षिणा करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न अपने दिमाग में रहेगा ही, वो कैसे घूम रहे हैं कैसे नहीं घूम रहे हैं, तो वो थ्योरी से इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे। तो अभी और अपन चर्चा करेंगे विद्वानों से तो समझ में आएगा। बोलिए अंकल। ये अपन ने बात की थी कि 1121 योजन के बाद में परिक्रमा करते हैं। या सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूर रहते हैं तो परिक्रमा करते हैं। हाँ बराबर। हाँ, सूर्य चंद्रमा की स्थिति देखें तो 1121 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 45 के बाद नहीं 11 ज्योतिष दिभान शब्द दिया है, ये बात अपनी पहले भी हो चुकी है। 1121 योजन दूर रहकर ज्योतिष देव स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो है वो अभिजीत नक्षत्र आता है सबसे पहला। जैसे मैं यहाँ से मान लीजिए ये 1121 योजन है, ये सुमेरु पर्वत है, इससे इतनी दूर, तो सूर्य तो आ रहा है इस जगह, सूर्य की पहली गली तो, लेकिन और जो नक्षत्र वगैरह हैं उनकी गलियां आ जाती हैं पहले ही, तो वो नक्षत्र पहले आ जाते हैं। तो वो कॉमन रूप से ज्योतिष लोक के लिए कहा है, कॉमन रूप से ज्योतिष देव सूर्य से 1121 योजन दूर रह के वो स्टार्ट हो रहे हैं। सूर्य से नहीं, सॉरी, सुमेरु से 1121 योजन दूर रह के वो स्टार्ट हो रहे हैं। कॉमन रूप से बताया है, उसमें वो अभिजीत नक्षत्र का नाम आता है कि वो 1121 योजन पे है। और भी होंगे बाकी अभिजीत नक्षत्र का थोड़ा नाम उसमें आता है देखने में। जी अंकल, आपकी आवाज थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, तो ये क्या करते हैं, सारे घूमते रहते हैं? हाँ, तारे भी इसी तरह से घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है। सब नहीं आता। हाँ जी, रोशनी प्रकाश कुछ नहीं आता, उनकी रोशनी मंद है ना, तारों की और भी बाकी जो ग्रह हैं नक्षत्र हैं उनकी रोशनी बहुत मंद है, इसलिए इतनी तीक्ष्ण नहीं है, इतनी ज्यादा किरणें भी नहीं है। जैसे सूर्य में चंद्रमा में 12-12 हजार किरणें हैं और उनकी रोशनी भी तेज है, तो वो यहाँ तक उनका प्रकाश आता है। बाकी तारों में और अपने को नक्षत्र और ग्रहों तो कोई दिखते ही नहीं है, तारे फिर भी दिखते हैं, तो उनकी रोशनी मंद भी है, इतनी ज्यादा किरणें भी नहीं, उनकी किरणों की संख्या अभी बताई भी नहीं गई है, वो प्राप्त नहीं होती है। आप पहले अपन थोड़ा सा पढ़ लें, आप लोग प्रश्न पूछते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। बोलिए वर्षा भाभी। मैं ये पूछ रही थी, जैसे वहाँ पर लवण समुद्र के अंदर चंद्रमा है और जो अपने वाले भी जाते हैं, तो ये जो द्वारभाटा आता है तो वो उन वाले चंद्रमा की वजह से आता है, अपने वाले में ऐसा कहते हैं ना कि चंद्रमा की तरफ पानी बढ़ता है ऊपर। अपने में तो अपने में जो कारण बन रहा है वो अपने वाला ही बनता है, मतलब जो ज्वारभाटा आता है वो चंद्रमा की उसकी वजह से ही आता है, अपना जो चंद्रमा उधर मूव करता है। देखो चंद्रमा अपन ने देखा तो था, ज्वार भाटे का कारण क्या था, लवण समुद्र में आते हैं ज्वार भाटा, तो उसका कारण अपन ने देखा था, बताओ आप। वही था, जब फुल मून डे होता है तो पानी ऊपर राइज करता 16,000। फुल मून डे चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आता है, अपन ने ये पढ़ा था। चलिए, मैंने किसको अनम्यूट किया था, अभी बोलिए आप। हाँ, नहीं पहले इस बात रुकिए, पहले इस बात का जवाब दीजिए, ज्वार भाटा क्यों आता है। हाँ, आप प्रश्न बाद में पूछिएगा, पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी।
चलिए, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, नहीं। चलिए, आप बाद में पूछिएगा फिर। हेलो, वर्षा भाभी, ज्वार भाटा क्यों आता है? ज्वार भाटा हमने देखा था। पानी ऊपर बढ़ता है। हाँ पहले धीरे धीरे जब नीचे से पताल में से वायु हाँ, होती है, तो पानी ऊपर जाता है। वो जो पानी बढ़ता है वो फुल मून डे और इसके कारण से वो तो 15 दिन में इस तरह की व्यवस्था होती है, तो उसको चांद से जोड़ देते हैं, चंद्रमा के हिसाब से उसको जोड़ देते हैं। ज्वार भाटे का कारण हमने दूसरा देखा था। और यदि चंद्रमा भी कारण बनता है तो अपने यहाँ का, क्योंकि लवण समुद्र में जो हो रहा है, लवण समुद्र के चंद्रमा, वो लवण समुद्र अपने यहाँ तो ज्वार भाटा आ रहा है, वो यहाँ तो ज्वार भाटे की जो बात देखी थी अपन ने लवण समुद्र में, तो वो अपने सूरज चांद अपने में कारण बनते हैं और वहां के सूरज चांद वो वहां के में कारण बनते हैं। चलिए, बोलिए आप वापस से सुधा जी। मैं ये पूछ रही थी कि ये दो सूर्य मिलके मतलब एक बीथी को एक दिन में पूरा करते हैं जम्बूद्वीप के, है ना? तो ये दूसरे दिन ये दूसरी बीथी में जाते हैं कि उसी वापिस वो उसी को दो दिन एक बीथी में रहते हैं? दूसरी में जाते हैं ना, तभी तो लास्ट पहली विधि से अंतिम विधि तक पहुंचते हैं। दूसरे दिन यानी 2 दिन में एक सूर्य पूरा करेगा, तो वो 2 दिन बाद फिर दूसरी विधि में जाएगा, ऐसा। दूसरे दिन मतलब वो दूसरी विधि में जाएगा, तो पूरा सर्कल पूरा नहीं करता है दूसरे दिन, इसीलिए मैं कह रही हूँ 2 दिन बाद वो सर्कल पूरा कर लेगा, फिर वो दूसरी विधि में चला जाएगा। आप ऐसा बोलो, सर्कल पूरा करने के बाद एक सर्कल पूरा हो जाएगा, फिर दूसरी विधि में, फिर वो एक सूर्य का वो सर्कल पूरा हो जाएगा, फिर तीसरी विधि में, यानी उसको 2 दिन लग जाएंगे विधि चेंज करने में। 2 दिन में विधि चेंज करेगा एक सूर्य। मतलब एक विधि को चेंज करने में 2 दिन लगेंगे? हाँ, एक विधि को चेंज करने में 2 दिन लगेंगे। देखिए ये विधि है, ये विधि है, तो ये आज सूर्य। और सबको नहीं आ रही मेरी आवाज? आपका शायद वो नेट में कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए नहीं आ रही होगी। देखिए, एक सूर्य यहाँ है, दूसरा सूर्य यहाँ है। ये सूर्य यहाँ से यहाँ तक आया एक दिन में, फिर ये सूर्य, यही वाला सूर्य यहाँ से वापस यहाँ आएगा दूसरे दिन, और फिर वो विधि चेंज कर लेगा, इधर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ये वाला सूर्य यहाँ से यहाँ एक दिन में आया और यहाँ वाला यहाँ चला गया। आपकी भी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। आप लीव करके ज्वाइन करिए, आपकी आवाज मुझे भी अच्छे से समझ नहीं आ रही है। चलिए, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अपन बाद में लेंगे। क्या बता रही थी मैं? ये जो धात्की खंड और पुष्करार्ध में है, तो वो सूर्य चंद्रमा रहेंगे तो इसी तरह से एक ही लाइन में, और एक एक लाइन में भी यहाँ अपने पास जगह कम है तो अपना गैप नहीं बन रहा है। समझ लीजिए जैसे ये पूरा का पूरा, ये इतना सा ये जम्बूद्वीप है, ये पूरा धात्की खंड है, तो एक सूर्य का संचार क्षेत्र वो 510 योजन का, फिर दूसरे सूर्य का 510 योजन का संचार क्षेत्र, वो इतने ही, उसकी गलियां जो है 184 वो इतने एरिया में बनेंगी, फिर दूसरे की 184 गलियां वो उसके दूसरे के एरिया में, फिर आगे तीसरा सूर्य आएगा उसकी 184 गलियां, इस तरह से वो इनके यानी 6 इस साइड और 6 उस साइड, और आगे आगे करते जाएंगे अपन, तो इस तरह से इनका संचार क्षेत्र होगा। बाकी और जो डिटेल है वो थ्योरी सी दी हुई है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह से कैसे घूमते होंगे, फिर कभी अपन और समझ में आएगा तब देखेंगे। इसके बाद में, और जो कल आशा आंटी पूछ रहे थे कि कहाँ से उगता है, कैसे वो जाता है, थोड़ी सी मैं कोशिश करती हूँ, पर जितना आ जाए समझ में ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो बराबर पिक्चर और जब तक मेजरमेंट नहीं होता है तब तक समझ में नहीं आता है। देखिए, मैं आपको यहाँ से तिलवय पन्नति में से ही पढ़कर सुनाऊंगी, वहीं से आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर कैसे, किस तरह से सूर्य आगे बढ़ता है। अब आपको जम्बूद्वीप का नक्शा, या तो मैं आप 2 मिनट बाद पूछेंगे प्रश्न,
एक बार अपन बात पूरी कर लें। जो अपना जम्बूद्वीप का नक्शा है वो आप लोगों के ख्याल में होना चाहिए, और जम्बूद्वीप में भी विदेह क्षेत्र और विदेह क्षेत्र की नगरियां, वो नगरियां की, क्योंकि यहाँ नाम से बात की गई है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं नक्शा खोलती हूँ एक बार अगर मिलता है तो। दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, जिस समय ऐरावत क्षेत्र में सूर्य का उदय होता है उस समय पश्चिम विदेह क्षेत्र में किस तरह से अपन भरत क्षेत्र का देख लेते हैं। भरत क्षेत्र में किस तरह से होता है, देखो जब भरत क्षेत्र में सूर्य उदय कहाँ से होता है, थोड़ा सा अपन थोड़ी सी कोशिश करते हैं। भरत क्षेत्र में सूर्य कहाँ से उदय होगा कि जब ये इधर आ जाएगा, ये है निषद पर्वत, ये रेड कलर वाला है निषद पर्वत, और ये है ब्लू कलर का है नील पर्वत। और ये कितने बड़े हैं निषद और नील पर्वत? निषद और नील पर्वत आप लोग फिंगर्स से मुझे बता सकते हैं कितने बड़े हैं? हाइट तो पता ही है, लेकिन चौड़ाई कितनी होगी फिंगर से नहीं पता लगेगा। चौड़ाई इनकी कितनी होगी कि ये भरत क्षेत्र की जितनी चौड़ाई है, मैं ही बोलती हूँ, भरत क्षेत्र की जितनी चौड़ाई है उससे कितने गुना है? विदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र से कितना गुना है? विदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र से 64 गुना बड़ा है। अपन ने जो वो लिखे थे ना एक बार नंबर्स, भरत क्षेत्र 1 है, फिर हिमवंत पर्वत 2 है, फिर हेमवत क्षेत्र 4 है, इस तरह से वो 190 नंबर निकाले थे। तो विदेह क्षेत्र के नंबर आए थे 64। विदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र से 64 गुना बड़ा है, और जो निषद पर्वत है वो भरत क्षेत्र से 32 गुना बड़ा है, ऐसा चौड़ाई में नीचे से विस्तार। तो अब मतलब मैं ये आपको इमेजिन करके रखना पड़ेगा कि निषद पर्वत कितना बड़ा है चौड़ाई में। तो ये निषद पर्वत पर सूर्य उदित होता है। तो जब ये इधर आता है निषद पर्वत के इस तरफ, तब हमें भरत क्षेत्र में सूर्य का उदय दिखाई देता है। ये यहाँ भरत क्षेत्र है और ये निषद पर्वत के यहाँ आ रहा है इधर की तरफ, तब हमको यहाँ भरत क्षेत्र में सूर्य का उदय दिखाई दे रहा है। और जब ये सूर्य पहले कहाँ था, ये पूर्व विदेह क्षेत्र में ये सूर्य था। तो एक एक यहाँ नगरियों के नाम दिए हैं कि क्षेमा, ये देखिए आपको नाम मुझे नहीं मालूम आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, यहाँ ये क्षेमा नाम लिखा है, ये क्षेमा नगरी है। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है, सूर्य इधर था पहले ये नील पर्वत पे, तब यहाँ पूर्व विदेह में दिन था, फिर धीरे धीरे सूर्य आगे बढ़ता है तो एक एक क्षेमा नगरी में थोड़ा दिन कम होता है, यानी शाम की तरफ बढ़ता है, फिर ये आगे वाली नगरी में, फिर आगे वाली नगरी में, इस तरह से सूर्य ऊपर से गुजर रहा है विदेह क्षेत्र के ऊपर से। और जब ये यहाँ आता है तो ये इन नगरियों में रात होती है, और कितना कितना टाइम डिफरेंस पड़ता है वो सारा इसमें लिखा है। अब वो अपन इतनी बुद्धि लगाएं और समझने की कोशिश करें। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। प्रथम वीथी में स्थित सूर्य निषद कुलाचल के ऊपर आता हुआ जब भरत क्षेत्र में उदित होता है, उस समय पूर्व विदेह में सीता महानदी के उत्तर तट स्थित क्षेमा नगरी में, ये है क्षेमा नगरी, ये सीता नदी है, इसके उत्तर तट पे ये नगरी जो पहले नंबर की है इसका नाम है क्षेमा। क्षेमा नगरी में कुछ अधिक 3 मुहूर्त यानी कि 2 घंटे और 24 मिनट, ये हो गए कुछ अधिक 3 मुहूर्त। एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, तो 3 मुहूर्त में 48 को 3 से गुणा करेंगे, वो मिनट्स आ जाएंगे, फिर उसके घंटे बनाएंगे तो वो आ जाएगा 2 घंटे 24 मिनट। तो जब ये सूर्य यहाँ उदित हो रहा है निषद पर्वत पे यहाँ, तब इधर क्षेमा नगरी में रात्रि हो जाती है, 2 घंटे और 24 मिनट हो जाते हैं, रात हो जाती है वहां, यानी जो भी टाइम जैसा रात का रहता हो उस समय वो। उसी समय क्षेमपुरी, ये अगली वाली है क्षेमपुरी, नेक्स्ट, ये पहली क्षेमा नगरी है, दूसरी वाली क्षेमपुरी। उसी समय क्षेमपुरी में कुछ अधिक 2 मुहूर्त
वहां हो रहा था 3 मुहूर्त की रात हो गई थी, यहाँ भी 2 मुहूर्त, तो 1 घंटा और 36 मिनट से कुछ अधिक। अरिस्टा में कुछ अधिक 1 मुहूर्त। फिर नेक्स्ट ये नगरी है थर्ड वाली, इसका नाम है अरिस्टा। इसमें 1 मुहूर्त की रात्रि अर्थात 48 मिनट से कुछ अधिक। और अरिष्टपुरी में कुछ कम 1 नाली होती है 24 मिनट से कुछ कम। तो इतनी रात्रि ये 4 नगरियों की यहाँ एक गाथा में बताई। इसके बाद में आगे खड़गपुरी है, फिर मंजूषा है, मतलब पूरा क्रम देके कि कितनी वहां आगे बढ़ता जाता है, सूर्य आगे बढ़ता जाता है। हमारे यहाँ दिन बढ़ता जा रहा है, उधर वहां पे रात होती जा रही है। और ऐरावत क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये जो पश्चिम विदेह क्षेत्र में जो सूर्य था वो इधर ऐरावत क्षेत्र में बढ़ रहा है। ऐरावत क्षेत्र के लिए जो सूर्य उदय हो रहा है वो यहाँ नील पर्वत के इधर, कर्सर आप लोगों को दिख रहा होगा, कर्सर दिखता है आप लोगों को, ये नील पर्वत के इधर यहाँ पर जब सूर्य आएगा तब ऐरावत क्षेत्र वालों के लिए सूर्योदय होगा। और निषद पर्वत के इस तरफ जब सूर्य आएगा तो हमारे भरत क्षेत्र वालों के लिए सूर्योदय होगा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है उधर पूर्व विदेह में और पश्चिम विदेह में वो रात होती जा रही है। भरत क्षेत्र वाला यानी जो पूर्व विदेह में जो सूर्य था वो इधर राउंड लगाता हुआ भरत क्षेत्र में आ रहा है और वहां रात होती जा रही है। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है पीछे पीछे के एरिया में उस हिसाब से प्रपोर्शन में रात होती जाती है। फिर यहाँ भरत क्षेत्र से बाद में जब आगे बढ़ता है तो हमारे भरत क्षेत्र में रात होती जाती है। जब ये सूर्य यहाँ पहुंच जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे दिन अस्त होता जाएगा। और फिर ये यहाँ जब निषद पर्वत के इधर इस तरफ पहुंचेगा तो ये पश्चिम विदेह वालों के लिए फिर से वो दिन होगा। उस हिसाब से ऐसा क्रम चलता है। ये बहुत स्थूल रूप से, अपन बहुत ज्यादा बारीकी में जाएंगे, वो अपने को सारी पूरी कैलकुलेशन और पूरी नॉलेज हो और ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। दिया सब है पर वो दिमाग लगाने वाली बात है कि पूरी अपन कैलकुलेशन करें कितना वो कैसे कैलकुलेट होंगी चीजें कि अपन ये सारा एरिया वगैरह निकालें। ये जो ऐसा डी शेप का एरिया भरत क्षेत्र का है और यहाँ से यहाँ तक का कितनी दूरी है, ये जो सरकमफ्रेंस है जम्बूद्वीप की, उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशंस भी यहाँ दी है। तो जो मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, नॉलेज रखते हो, वो कर सकते हैं। और जिनको इंटरेस्ट हो मैं आपको बुक की चाहे फोटो भेज सकती हूँ, PDF भेज सकती हूँ, जो पढ़ना चाहें इसमें से अपन अध्ययन कर सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल अभी यहाँ चलाना पॉसिबल नहीं है। देखिए इसको मैं बंद करती हूँ। तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लगा होगा, थोड़ा सा रफली आइडिया कि किस तरह से सूर्य और चंद्रमा का गमन इस तरह से होता है। इसके बाद में अभी कल के और कोई प्रश्न अपने थे क्या? कल मुझे आयुषी जी ने पूरी संख्याएं लिख के भेजी थी 2.5 द्वीप में कितने कितने सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे हैं। अच्छा सही लिखा था उन्होंने, बढ़िया है। अभी आप लोगों के, अब बोलिए प्रश्न जो भी है, पहले प्रश्न देख लेते हैं। रश्मि जी बोलिए, इनके बाद में। मैं ये पूछ रही थी जो आपने बताया ना कि इतने इतने सूर्य और इतने चंद्रमा होते, तो एरिया वो 510 का ही होता है क्या? नहीं, 1-2 सूर्यों के लिए वो जो गलियां बनेगी वो 510 में बनेगी। अच्छा, और आगे आगे फिर दूसरे 2 सूर्यों के लिए फिर से 510 का एरिया। तो जैसे 6 इधर है 6 इधर है तो 500 के लिए 2 होगी, 2 के लिए 510 का एरिया है। हाँ, अच्छा। क्योंकि एक इधर ये 2 हो गए और वो उन दोनों का जो गलियां बनेगी वो 510 योजन के एरिया में बनेगी। फिर अगले वाले के लिए अगला 510 योजन, वो भी सब अपन निकाल सकते हैं। जैसे धातकी खंड का विस्तार कितना है, एक साइड का विस्तार, उसमें 510 करेंगे और सूर्य कितने हैं, उस सारा हिसाब किताब कर सकते हैं। सारी बराबर ऐसा हवा में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो करने वाली बात है। और वो उसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो बराबर सारे पॉइंट्स को लेके परफेक्ट अपन कैलकुलेट करें तो कर सकते हैं। मतलब वही 510 में उतनी विधियां होगी, गलियां होगी। हाँ, गलियां उतनी ही हैं। कोई भी सूर्य हो, किसी भी क्षेत्र का सूर्य हो, गलियां उतनी ही हैं। सुधा जी बोलिए, सुधा जी महावीर नगर। तो ये धातकी खंड और लवण समुद्र में आधे आधे क्या बताया आपने? यानी जितने वहां पर टोटल सूर्य और चांद की संख्या है, धातकी खंड में कितने हैं और पुष्करार्ध में कितने हैं, कालोदधी में कितने हैं, तो जितनी धातकी खंड में 12 है टोटल सूर्य चंद्र, तो 6 इस साइड रहेंगे 6 उस साइड, क्योंकि वो चूड़ी के आकार का है ना, तो आधा इधर है आधा उधर है,
तो 6 सूर्य चंद्रमा इस साइड है, 6 सूर्य 6 चंद्रमा, और 6 सूर्य 6 चंद्रमा पूर्व साइड और 6 पश्चिम साइड, इस तरह से रहते हैं। और कल एक प्रश्न पूछा था मैंने कि वो जम्बूद्वीप का बताया ना कल आपने, जम्बूद्वीप का लवण समुद्र सूर्य का जो पानी में जो रहते हैं वो कितना कैसे बताया, लास्ट में आपने कल बताएंगे। हाँ 8,420 योजन कुछ बताया था लास्ट में। देखिए जो जम्बू वो है लवण समुद्र में जो जम्बूद्वीप के चंद्रमा पहुंचते हैं, बात ये है, प्रश्न ये है अपने पास में कि जम्बूद्वीप के सूर्य और चंद्रमा जो लवण समुद्र में पहुंचते हैं वो पानी में डूब रहे हैं कि नहीं डूब रहे, ये प्रश्न है अपने पास में। तो उसका सीधा सीधा जवाब यह है कि जम्बूद्वीप के जो सूर्य चंद्रमा लवण समुद्र में पहुंच रहे हैं वो पानी में नहीं डूबते हैं। क्यों नहीं डूबते हैं? क्योंकि ये लवण समुद्र है, समझ लीजिए, ये लवण समुद्र में जल का स्तर जो ऊंचा बढ़ रहा है, वो जमीन ऐसे धीरे 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 करके ऐसे फिर ऊपर बढ़ रहा है, इस तरह से समझ लीजिए ये जमीन है, तो ऐसे धीरे 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 करके फिर ऊपर ऐसे जाके ये ऊंचा हुआ है। तो जो यहाँ जम्बूद्वीप वाले सूर्य चंद्रमा है वो यहाँ से बाहर निकले और ये 800 योजन की हाइट पे यहाँ पर हैं, इस जगह दिखाई दे रहा है आप लोगों को चित्र। ये जो जम्बूद्वीप का सूर्य आया है ये इस जगह है 800 योजन की हाइट पर, और इस जगह पर ये 330 योजन जो इधर आया आगे, तो यहाँ नीचे से देखेंगे लवण समुद्र में तो 330 योजन पर पानी इतना सा ही ऊपर हुआ है, इतना ऊपर पानी गया ही नहीं 800 योजन जितना, तो ये पानी केवल 55 योजन ही ऊंचा गया। लवण समुद्र का जो जल है वो सीधा सीधा अपन देखेंगे दूरी, यहाँ से 330 योजन की दूरी, तो यहाँ से 330 योजन की दूरी पर ऊपर आकाश में तो है 800 योजन की हाइट पे सूर्य, और यहाँ से 330 योजन की दूरी पर लवण समुद्र का जल है केवल 55 ही योजन ऊपर, 55-56 के बीच का, 55.5 ऐसा कुछ समझ लीजिए आप, इतना ही है। तो अब ये सूर्य डूबेगा नहीं, तो इनके बीच का गैप अपन ने कल देखा था चंद्रमा और सूर्य का, वो 744 योजन लगभग और 824 योजन लगभग, ऐसा समझ में आया आपको? आया या नहीं आया समझ में? 8,420 योजन क्या बताया था? 8,420 योजन वो लवण समुद्र का जल, वो लवण समुद्र के, ये तो जम्बूद्वीप वाले सूर्य की बात हो गई, ये बात आ गई समझ में कि जम्बूद्वीप के जो सूर्य और चंद्रमा हैं जो लवण समुद्र में पहुंच रहे हैं वो पानी में नहीं डूब रहे, क्योंकि वो जहाँ 330 योजन आगे चल के पहुंच रहे हैं तो वहां पर पानी 800 योजन की हाइट तक नहीं है। लेकिन लवण समुद्र के जो चंद्रमा और सूर्य हैं, अभी लवण समुद्र के और चंद्रमा और सूर्य कहाँ हैं कि समझ लीजिए लवण समुद्र के चंद्रमा और सूर्य हैं, उसका भी कैलकुलेशन है लेकिन मैं नहीं बता रही हूँ कि लवण समुद्र की बाउंड्रीज, ये एक बाउंड्री है लवण समुद्र की और ये दूसरी बाउंड्री है। जैसे अपन ने अपने जम्बूद्वीप में देखा था कि कितनी बाउंड्री से कितना अंदर आके पहली वीथी पड़ रही है, ऐसे इसमें भी ये समझ लीजिए इधर की तरफ से देखती हूँ मैं, ये बाउंड्री से इतना अंदर आके अंतिम वीथी है और इस बाउंड्री से इतना अंदर आके ये पहली वीथी है, इस तरह से लवण समुद्र में भी है। तो ये पहली वीथी समझ लीजिए यहाँ पड़ रही है इस तरह से, और अंतिम वीथी मान लीजिए यहाँ पड़ रही है इस तरह से। तो ये और ये हाइट कितनी आ रही है अपनी 11,000 योजन की, 11 नहीं सॉरी 8,420 योजन की समझ लीजिए। ये इतना, ये इनकी वीथियां हैं लवण समुद्र में, ये वीथियां हैं, ये पहली वीथी और ये अंतिम वीथी। तो ये लवण समुद्र में जो वीथियां हैं उसमें जो सूर्य है, लवण समुद्र में जो सूर्य है पहली वीथी में भी और अंतिम वीथी में भी, उस जगह पर जो पानी है वो पानी पहली वीथी में 8,420 योजन हाइट पर है। अभी ऐसा वाला चित्र बनाती हूँ मैं दोबारा से, ये देखिए ये लवण समुद्र का, ये समझ लीजिए जमीन का स्तर है, ये भूमि है, और ये सूरज चांद की ये हाइट है यहाँ पर, ये 800 योजन की, और लवण समुद्र का एक सूर्य यहाँ है और दूसरा सूर्य यहाँ है। और लवण समुद्र में ये जो सूर्य और चंद्रमा जितने अंदर हैं वो 99,900 ऐसा कुछ योजन है उसका,
तो ये लवण समुद्र में बाउंड्री वॉल से जितना अंदर सूर्य चंद्रमा है, बाउंड्री वॉल से जितना अंदर है सूर्य चंद्रमा, उतनी अंदर जाने पर जो ये पानी है, ये पानी पहली वीथी में पानी की हाइट आ रही है 8420 योजन। लवण समुद्र में जितना अंदर चलेंगे, समझ लीजिए कि ये समझ लीजिए ये है, ये लवण समुद्र है ना। ये लवण समुद्र में हम जितना अंदर चलेंगे, समझ लीजिए अब कैसे ये मोटा पड़ता है, इसको देखिए, ये लवण समुद्र है ना। ये लवण समुद्र में हम अंदर गए तो इधर से अंदर गए, इधर से भी अंदर गए, ये दो इसकी बाउंड्री वॉल है। तो इधर से अंदर गए, इतना अंदर जाने पर ये पहली वीथी है, और इधर से इतना धातकी खंड की तरफ से इतना अंदर आने पर लास्ट वाली वीथी है। तो ये पहली वीथी में पानी की हाइट कितनी है लवण समुद्र में? पहली वीथी में पानी की हाइट इतनी है 8420 योजन की हाइट है पहली वीथी जिस जगह पड़ रही है सूर्य की। लवण समुद्र के अंदर सूर्य के गमन की जो पहली वीथी पड़ रही है उस जगह पानी की हाइट है 8420 योजन की। और सूर्य कितने योजन की हाइट पर रहेगा? सूर्य तो 800 योजन की हाइट पर ही रहेगा, तो वो पानी में डूबेगा या नहीं डूबेगा? तो पानी 8420 योजन ऊंचा है तो सूर्य तो अंदर डूबेगा। इसलिए जो लवण समुद्र के सूर्य हैं, चारों ही सूर्य, चारों ही चंद्रमा, और समझ लो पूरा ही ज्योतिष लोक, क्योंकि 900 योजन तक ही पूरा ज्योतिष लोक है और ये 8000 योजन इधर ऊंचा पड़ रहा है, इसलिए वो सब लवण समुद्र का जो ज्योतिष लोक है, जितने भी सूरज चांद तारे वगैरह हैं, वो अंडर वाटर हैं, पानी के अंदर हैं। लेकिन जम्बू द्वीप वाले सूर्य चंद्रमा वो पानी के अंदर नहीं है। ठीक है, बस इतना ही समझ लीजिए। आप ज्यादा कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही है तो कोई बात नहीं है, इतना सा भी अपने को ध्यान रहेगा तो ठीक है। फिर नेक्स्ट दोबारा कभी देखिए, अभी जितना पढ़ लिया ना, वो आप लोगों को जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उनके लिए कह रही हूँ कि उनको ऐसा लग रहा हो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी जो पढ़ा है वो कभी ना कभी जब दोबारा पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा। अभी पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा कुछ भी गया है, लेकिन पूरा बेकार गया है ऐसा नहीं होता। फिर जब दोबारा कभी पढ़ेंगे, पहली बार में वैसे अपन ने काफी ज्यादा पढ़ लिया है, पहली बार के हिसाब से थोड़ा ही पढ़ना चाहिए, फिर दोबारा पढ़ते हैं तो वो जल्दी से समझ में आ जाती है आगे की बात। बोलिए रजनी जी। आप ये ज्वारभाटा के बारे में बता रही थी कि ज्वारभाटा का चंद्रमा के अलावा और कोई भी रीजन है, वो एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, हमने वो तीसरे अध्याय में पढ़ा था, लवण समुद्र के अंदर पाताल होते हैं। लवण समुद्र में पाताल हैं, उन पातालों में वो बहुत बड़े बड़े पाताल हैं और 3 साइड्स के पाताल हैं, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। तो उनके 3 पार्ट किए थे पाताल, जितनी पाताल की डेप्थ है उनके 3 पार्ट किए थे। तो सबसे नीचे वाले पार्ट में हवा थी, सबसे ऊपर वाले पार्ट में पानी था, और बीच वाले पार्ट में हवा और पानी दोनों। तो जब बीच वाले पार्ट में हवा और पानी का इम्बैलेंस होता है, यानी अगर हवा बढ़ती है बीच वाले पार्ट में तो वो पानी को ऊपर, हवा ज्यादा हो रही है इसका मतलब पानी ऊपर जा रहा है, तो पानी ऊपर जा रहा है तो जो भूमि के लेवल से पानी ऊपर जो है उसका पानी का लेवल और ऊपर जाता है, पानी में उछाल आता है, तो उसको हम हाई टाइड या ज्वार बोलते हैं। और जब वो बीच वाले पार्ट में हवा कम होती है, पानी नीचे बढ़ जाता है, तो वो ऊपर का पानी नीचे दबा, तो वो समुद्र में लो टाइड या भाटा जिसे हम बोलते हैं, वो ऐसी पोजीशन, जो लवण समुद्र में जो पाताल हैं उन पाताल में हवा और पानी के इम्बैलेंस से, उसमें वृद्धि और कमी होने से ऐसा होता है। और ये इम्बैलेंस एक्चुअल में वो 15-15 दिन में इस तरह से करीब होता है, इसलिए वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के साथ उसका रिलेशन जोड़ दिया जाता है कि वो फुल मून डे है, कृष्ण पक्ष है, चंद्र पूर्णिमा है या अमावस्या है, उसके आधार पे उसको जोड़ा जाता है। पर वो वास्तव में उसका कारण क्या है? उसका कारण है वो अंदर हवा और पानी का इम्बैलेंस होना, वो कहा जाता है। चलिए, और किसी का प्रश्न है? आप आंटी बोलिए। आप लोग वो सीखिए भाई, हैंड रेज करना, क्योंकि कई बार फिर मुझे दिख नहीं पाते आप लोगों के हाथ अच्छी तरह। बोलिए। ये कालोददी का जो चंद्र सूर्य है, ये
पुष्करात में भी घूमता है नहीं क्या? नहीं, ये बात और आप लोग नोट कर लीजिए। केवल जम्बू द्वीप के सूर्य चंद्रमा ही ऐसे हैं जो बाहर जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, लवण समुद्र में पहुंच रहे हैं। बाकी जो दूसरे हैं, लवण समुद्र वाले लवण समुद्र में ही रहेंगे, धातकी खंड वाले धातकी खंड में ही रहेंगे, पुष्करार्ध वाले पुष्करार्ध में ही रहेंगे, कालोदधी वाले कालोदधी में ही रहेंगे। वो इधर उधर अतिक्रमण नहीं करेंगे। बाकी अपने अपने द्वीप में अपने अपने समुद्रों में ही रहते हैं। केवल जम्बू द्वीप वाले सूर्य चंद्रमा है वो बाहर निकलते हैं। बोलिए दीपिका जी। आपने सूर्य की बताया कि एक तिथि में दो सूर्य, मतलब एक तिथि को एक सूर्य 2 दिन में कंप्लीट करता है, तो फिर वो वो चीज मेरे को क्लियर नहीं हो पा रही कि वो पूरा चक्कर काट के नेक्स्ट तिथि में जाएगा तो उसके 2 दिन तो इसी में खत्म हो गए, फिर वो 184 दिन में 183 दिन में कैसे कंप्लीट कर पाए? वो एक्चुअल में क्या है कि अनादिकाल से चल रहा है, अपन स्टार्टिंग करते हैं इसलिए अपने को ऐसा हो रहा है। वो अनादिकाल से ऐसा चल रहा है तो वो बराबर आधा सर्किल घूमता है जब तो समझ में आता है, लेकिन अगर वो पूरा सर्किल घूमेगा तो वो तो 2 दिन लग गए उसको एक ही में। ये वाली चीज थोड़ी सी समझना पड़ेगी। और मैं देख के आपको बता दूंगी, और फाइनल देख के बता दूंगी। एक और कल वो प्रश्न मैंने आपको दिया था किसी को कि ये चंद्रमा की गलियों में कितने गैप बनते हैं, वो कितनी गैप तो 14 बनते हैं, वो कितनी दूरी बनती है। किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था आप निकाल के लाना। निकाला था किसी ने? 1,00,000 योजन। नहीं। जैसे सूर्य की 2 वीथियों में 2 योजन का गैप है एक वीथी से दूसरी वीथी में, ऐसे चंद्रमा की 510 योजन के एरिया में चंद्रमा की 15 वीथियां हैं, तो उसमें 14 गैप बन रहे हैं। तो एक गैप कितना बनेगा? 50। नहीं, लगभग 35 योजन के लगभग वो एक गैप बनेगा, 35 योजन प्लस समथिंग। बोलिए अंकल, बोलिए। मैं ये बता रहा था कि अभी जो प्रश्न पूछा गया था उन्होंने कहा कि 183 दिन में तो मतलब वो एक दिन 2 दिन में एक ही घूमती है, तो 2 दिन इसलिए लगते हैं कि 366 दिन का साल होता है। नहीं, तो वो उनका प्रश्न ठीक है कि ये 366 तो इसलिए होंगे ना, 183 दिन तो लग रहे हैं बाहर जाने में हाँ, और 183 दिन अंदर आने में, तो वो 366 ऐसे होंगे साल के। हाँ बराबर है। तो शायद वो ऐसा भी हो सकता है कि वो, इसीलिए शास्त्र में ऐसी लैंग्वेज मिलती है कि 2 सूर्य मिलकर एक वीथी को एक दिन में पूरा करते हैं। तो वो शायद एक सूर्य आधा राउंड इधर लगा के वो अगली वीथी में निकल जाना चाहिए। मैं और कंफर्म देख के फिर आपको बता दूंगी, क्योंकि एक्चुअल में अपने प्रश्न जैसे होते हैं ना, सीधे सीधे उत्तर नहीं होते शास्त्र में। तो उसके लिए वो उसका वो समझना पड़ता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, और वो लैंग्वेज ऐसी होती है कि उसका पूरा भाव समझना दिक्कत पड़ती है। चलिए, और किसी का प्रश्न है? 510 में अगर हम 15 का भाग देंगे तो 34 योजन आता है वैसे। हाँ, तो वो 510 से कुछ अधिक है, जो मैं 510 ही बोलती हूँ, लेकिन 510 प्लस जो उसका खुद का है ना 56/61 या 48/61, वो और उसमें प्लस होता है। और ये जो वीथी है वो वीथी भी 56/61 की या 48/61 की होती है। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा वो पॉइंट्स का चक्कर पड़ता है, तो वो 35 के लगभग आएगा, ऐसा कुछ। 34 योजन के सामने 56/61 तो एक योजन भी नहीं हुआ, तो उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं, तो वीथी का साइज भी ऐसा है ना, वीथी का साइज जो है उसमें से वीथियों की पहले अपन साइज देखेंगे। 14 गैप पड़ रहे हैं, फिर वीथी का साइज भी निकालेंगे, उस हिसाब से बनेगा। वो मैंने इसमें से देख के ही मैच करा है, तो इसमें 35 योजन से कुछ अधिक ऐसा दिया है। और करके देखेंगे आप, तो वो बराबर जो भी चीजें हैं ना उस हिसाब से वैसा ही निकलेगा। चलिए, अभी अपना समय हो रहा है। मैं सोच रही थी कि आज इसको पूरा करें, लेकिन थोड़ी अभी एक्चुअल में इनकी आयु और उत्कृष्ट आयु जघन्य आयु कितनी कितनी है 17 के ज्योतिष देवों की, और वो तो वो सूत्र तो आगे आने वाले हैं। तो मैं सोच रही थी अभी, क्योंकि अपना टॉपिक यही चल रहा है, तो अभी हाथ के हाथ ही अपन उनको करके एक साथ एक बात पूरी हो जाए, तो वो सूत्र भी अपन साथ में कर लेंगे। थोड़ा सा इनकी किस तरह के इनके विमान हैं, देवियां वगैरह कितनी कितनी है,
थोड़ी सी वो बात और करके ये टॉपिक फिर अपन पूरा करेंगे, फिर वैमानिक देव का टॉपिक चालू करेंगे। कोशिश करेंगे कल इसको पूरा कर लें। तो इस तरह से अभी यहीं पूरा करते हैं। किसी का प्रश्न है तो बोलिए। नहीं है? चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं अपन। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो वसु पूज्य सुत बस आप ही आनंद